हेलो, चलिए आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं वेक्टर को, है ना। बहुत आसान तरीके से फिजिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको वाकई फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है या फिजिक्स को लिटरली विथ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वेक्टर जोन। आप कहीं ना कहीं वेक्टर जोन को मिस कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, धीरे धीरे इसके ऊपर बात करेंगे। होपफुली हो सकता है, मेरा कंसर्न है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद करेगी। स्टार्टिंग है वीडियो में, वेक्टर का बिल्कुल बेस लेकर चल रहे हैं, तो इट मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको समझ में आए। जो पहले से जानते हैं वेक्टर्स को, तो वो इन वीडियो को स्किप करके आगे का वीडियो देखेंगे। जो बिल्कुल बेस्ड करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे विद द सब्जेक्ट। हाउ टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा मैटर है। इसमें वेक्टर का रोल है, मेरा जो मानना है फिजिक्स को लेके, उसमें वेक्टर का रोल है माय डियर। तो वेक्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और होपफुली ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। सो अब देर ना करें, स्टार्ट द वीडियो। बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। तो सबसे पहला टॉपिक ही आएगा अपना वेक्टर। ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर मान लिया मेरे को वेक्टर्स के ऊपर काम करना है, वेक्टर क्या है अगर ये जानकारी लेनी है, तो वेक्टर से का मतलब ही हो जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आराम से ये होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसका साथ ही साथ एक डायरेक्शन दिख रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। देखिए, स्केलर क्या हो जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और एक अपवाद के रूप में है। एक छोटी सी अपवाद है कि अगर हमने इसको भी देखा तो ये हमारा क्या है, आराम से ये हमारा क्या है, टेंसर है, बिल्कुल। तो टेंसर का मतलब यही हो जाता है कि जब स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, यानी प्रत्येक डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए डिफरेंट डायरेक्शन का हो जाना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्वेश्चन भी आया था। तो इलेक्ट्रिक करंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेस है, दीज ऑल आर द एक्सेप्शनल्स ऑफ केस ऑफ टेंसर। इज इट क्लियर? चलिए, तो अपना जो प्रोग्रामिंग है, और इसी में अगर मान लिया हमने स्केलर की बात कर ली, तो स्केलर का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, कहीं दिक्कत नहीं है। अपने का अपना काम है वेक्टर के ऊपर, तो इसको मैंने रफ कर लिया है। आइए, वेक्टर क्या है बच्चों? वेक्टर मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ एक डायरेक्शन है, ठीक है। यानी हो सकता है किसी में मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, किसी का मैग्नीट्यूड है ही नहीं बट डायरेक्शन है, तो भी वो वेक्टर है। ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे आप। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन ना हो तो वेक्टर, अब वो स्केलर है। एवरी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्केलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड अगर है, मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। आराम से देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये मान लो मैंने मैग्नीट्यूड में एक काम कर लेते हैं, मैंने यहां लिखा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, डायरेक्शन हमेशा यूनिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं ना। यूनिट क्या
आर डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, आर डायरेक्शन की बात हो, एक डायरेक्शन, तो ये तो निश्चित तौर पे वेक्टर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, अब कोई वेक्टर भी होगा तो भी वो स्केलर ही होगा, स्केलर तो स्केलर ही होगा। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का के पास मैंने किया 50 न्यूटन, अभी डायरेक्शन नहीं है तो इस फोर्स के ऊपर क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, तो अभी ये वेक्टर है नहीं है, ये स्केलर है। कहने का मतलब ये है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड नहीं है और डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर हो जाएगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा। जैसे जीरो वेक्टर, आगे पढ़ेंगे अभी आप, जीरो वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स के बारे में ध्यान देंगे, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे, जहां जहां दिक्कतें आती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और आई होप सो कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक से बहुत क्लियर करने वाले इस पर। क्लियर है, इसको रफ कर लेते हैं। अननेसेसरी चीजें सिर्फ देखें, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो वही चीज नोट करें, ज्यादा नोट करने से कॉपी भरने से भी नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो, मेरा ऐसा मानना है, जो सबसे ज्यादा जरूरत आपको लगे, इसलिए आपका क्या होगा, प्रायर अटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो अटेंशन होना चाहिए टुवर्ड्स द लेक्चर वो बनना चाहिए, तो वो कब बनेगा, जब बहुत कम चीजें लिखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये लगेगी कि हाँ ये आता है, तो वाई यू आर गोइंग टू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इज इट क्लियर नाउ? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी सबसे बेस में चलते हैं कि वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन इसका ये है, साइन सिंबल एरो, ये वेक्टर का सिंबल है एरो, बिल्कुल बेस, ये एरो है, इसको हम लोग वेक्टर का सिंबल बोलते हैं। इसी को चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेड, और इसको क्या बोलते हैं, टेल। पूरा का पूरा पिक्चर इसी से होने वाला है, हेड और टेल से। अगर मान लिया कुछ बुक्स ऐसे भी कहते हैं कि अगर हमने ए लिखा है और ए के ऊपर दे दिया वेक्टर, साइन दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर। और अगर इस ए को 10 बार ऐसे करके आप ऐसा, मतलब बहुत गाढ़ा कर दो, 10 बार क्या, मतलब इसको गाढ़ा कर दो ऐसा, तो ये भी सिंबल किसका है, डार्क लेटर से लिखने वाला, ये भी एक वेक्टर का ही सिंबल है। इज इट क्लियर है? बट अब ये तो हमेशा नहीं करेंगे, तो हम लोग इन जनरल क्या यूज करने वाले हैं, ये सिंबल यूज करने वाले हैं कि किसी चीज को अगर वेक्टरली हमको डिनोट करना है तो हम लोग इसको डिनोट में क्या कर लेंगे, ये चीजें अपनी को यूज कर लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या आ जाता है, वेक्टर का सिंबल ये हो गया है, वेक्टर को हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से, एरो से। ये एरो दिख रहा है, एरो का ये आगे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला पोर्शन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। आगे वाले पोर्शन को हेड और पीछे वाले पोर्शन को हम लोग टेल बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। तो ये आ गया अपना वेक्टर का सिंबल। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, एक और है, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन की चर्चा कर ले, तो डायरेक्शन भी बड़ा सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये डायरेक्शन है, इसको नॉर्थ बोला गया, इसको साउथ बोला गया, इसको ईस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है। ये डायरेक्शन भी है। उसके बाद एक अपवर्ड हो जाएगा और एक डाउनवर्ड हो जाएगा। तो एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो अंदर की ओर वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और बाहर की ओर वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, काम दे देगा। सिंपल लिख लो तो ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। अच्छा, अगर मान लो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट वेस्ट ऐसा हो गया, यही अप डाउन हो गया। रेन वाले सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके करेंगे, उसमें यही चीज़ होने वाला है, क्योंकि रेन नॉर्थ से साउथ थोड़ी गिरती है, रेन अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है। वर्टिकली डाउनवर्ड रेन का फॉलिंग होगा, तो हमको ये क्या लेना पड़ेगा उस केस में, ये केस में क्या लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड। कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा क्लोज करना है, मेरा ये मानना है नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने से भी ज़्यादा काम, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उससे भी नहीं होगा। अपने को क्या है, कम से कम क्वेश्चन को बनाते हुए और कॉन्सेप्ट को एक बार एनालाइज कर लेना है। तो ये डाउनवर्ड का काम हो गया,
ये आपका किसका काम हो गया, ये अपवर्ड हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और इधर जो डायरेक्शन आपको बोल रहा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का ये मीनिंग नहीं है कि ये नॉर्थ ऊपर साउथ है। ये आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे आपका ये फ्रंट व्यू दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, आप इसको ऐसे लेकर आओ तो देखो ये ऐसा दिखेगा आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अप डाउन। अगर मान लिया हमने, एक मिनट रुक जाइए, अगर मान लिया हमने ऐसा कर लिया, 1 2 ये देखिए आप, अगर मान लिया हम लोगों ने कुछ ऐसा कर लिया है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसा है, ये ऐसा है एक्चुअल में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बन गया है। ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ इस टाइप से बन गया है। ये नॉर्थ हो गया, ये आराम से देखो तो क्लियर हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। अब इसी को अपन ने बोर्ड पे रख लिया तो कुछ ऐसा दिखने लगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन है वो ऐसा है ऐसा। अब ये देखिए अप डाउन अप डाउन, यानी नॉर्थ साउथ भी ऐसे दिखेगा, ऐसा ऐसा कोई कहेगा नॉर्थ साउथ है नहीं ना, लेकिन ऐसा ही तो हो रहा। देखो ये नॉर्थ साउथ आराम से, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन ही क्लियर करना है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड का तो ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सब निकाल लेंगे अपन आराम से मैथमेटिक्स की, डायरेक्शन सेंस से निकलेगा। इसका यूज होने वाला आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हो, जहां जहां वेक्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है, सब जगह होने वाला है, हर चैप्टर्स में। तो ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, अप डाउन अप डाउन। और ये जब ऐसा आएगा देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये अप ये डाउन, बोर्ड के बाहर अप बोर्ड के अंदर डाउन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, कोशिश पूरी रहेगी। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। आराम से क्या क्या जरूरी है हमको वेक्टर को समझने के लिए, तो ये तो पहला एक तो साइन हेड हो गया, आपका हेड और टेल किसको कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि नॉर्थ साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये भी क्लियर हो गया। अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होगा, अब तुम खुद ही देखो, अभी सवाल नहीं आया है, जैसे क्वेश्चन में कभी कुछ ऐसा पूछ दिया कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो रेन को फॉल तो ऐसे ही कराओगे ना, या समटाइम्स रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऐसे ही कराएंगे ना। अप डाउन पे काम होने वाला है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक वेक्टर का बेस समझ में आ गया। तो वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्या आ जाता है, इस वेक्टर्स को देखेंगे तो कितने टाइप के वेक्टर हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में थोड़ा देख लेते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर हैं, कौन कौन सा टाइप वेक्टर का होता है। ठीक है, तो टॉपिक आ गया हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। आराम से, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आएगा, पहला इक्वल वेक्टर, अगर मैं इक्वल लिख रहा हूं तो अनइक्वल वेक्टर खुद ही क्लियर हो जाएगा। निगेटिव वेक्टर लिख लो पहले तो, हाँ निगेटिव वेक्टर जरूरी है, निगेटिव वेक्टर। तीसरा लिख लो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। चौथा लिख लो पैरेलल तो एंटी पैरेलल भी हो जाएगा। फोर्थ वेक्टर कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल, इनिशियल, कोप्लेनर वेक्टर। सेवेंथ जीरो वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो या नल भी बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर 9 हो गया। इक्वल, निगेटिव, पैरेलल, कोलिनियर, कोइनिशियल, कोप्लेनर,
को टर्मिनस भी बोलते हैं एक वेक्टर को, टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर। ये 10 वेक्टर के टर्म इन जनरल देखा जाए तो ये 10 है। जैसे इक्वल है तो इक्वल के साथ क्या आ जाएगा, अनइक्वल भी क्लियर हो जाएगा, निगेटिव है। उसके बाद पैरेलल है तो एंटी पैरेलल भी क्लियर हो जाएगा, कोलिनियर, को इनिशियल, को प्लेनर, जीरो, यूनिट, ऑर्थोगोनल और क्वार्टर। नोट कर लीजिए इसको, मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला लेते हैं। क्लियर है, नोट हो गया। क्लियर हो गया, चलिए आ गया अपने आराम से, तब तक मार्कर को इंक भी हो गया। देखिए इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, एक एक वेक्टर करके हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर, बिल्कुल बेसिक से काम हो रहा है, मैंने पहले बोला जिनको ये लेक्चर आता होगा वो नहीं देखेंगे, स्किप कर लेना, बट जिनको सीखना है वो पूरी तरह से सीख सकते हैं आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। इक्वल वेक्टर मेरे लेक्चर में कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं दिखेगी आपको, ये मेरी पूरी कोशिश है अपनी तरफ से। इक्वल वेक्टर का काम क्या है कि अगर मान लिया मैंने दो कोई ऐसा वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है एज इट इज मैग्नीट्यूड आपको इस बी का भी दिखे। इस वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड को आप एक सिंबल से एक चीज और समझ ले कि ये वेक्टर में आपको बहुत दूर दूर तक मदद करेगी बुक को रीड करने में भी। मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंथ ऑफ एरो से भी मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ एरो को, इसको भी देखना आप। अगर कहीं लेंथ ऑफ एरो छोटा है दूसरे के तुलना में तो इसका ये मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो उस दूसरे से कम है। जैसे यहां पर देखो ए और बी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या मैग्नीट्यूड सेम है और सेम ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, कौन सा वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर। अनइक्वल क्या होगा, दोनों में से कोई एक इक्वल कर लो, अनइक्वल कर लो, ये या तो मैग्नीट्यूड सेम मत करो, डायरेक्शन सेम रहने दो, नो प्रॉब्लम, सेम डायरेक्शन। या ये भी कर सकते हो, ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन ही अलग हो जाए, नॉट सेम डायरेक्शन, तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो, इसी को बोलते हैं इक्वल वेक्टर, इसी को बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। यानी जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है तो उसको बोलते हैं इक्वल, जब नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनइक्वल हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव वेक्टर था अपना, आराम से देखा, नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, कोई वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है आप इसको उल्टा कर दो, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, हाँ इसका निगेटिव हो रहा है ना, वेक्टर ए है इसका निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन हो गया अपोजिट, तो ये हो गया डायरेक्शन अपोजिट, आराम से।
तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। जहां जहां टाइम लगा ना वहाँ खूब टाइम लगाएंगे, ये तो अंडरस्टैंड की बात है। आई होप सो आप एंजॉय भी कर रहे होगे, 11th क्लास का बिल्कुल बेसिक चल रहा है। तो निगेटिव वेक्टर का काम हमारे पास इतना बच गया कि अगर मान लिया हमारा मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो चलो ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये निगेटिव हो गया। अब आता है तीसरा, पैरेलल। जल्दी जल्दी, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब सिंपल है, कोई दो ऐसा वेक्टर ले लो आप जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा हो, छोटा हो, बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और डायरेक्शन सेम हो। सेम, मेन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन, इसको पैरेलल बोलते हैं। अच्छा, इक्वल डायमेंशन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, तो ये भी पैरेलल हो सकता है, ये भी हो सकता है। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर हो या नहीं हो। इसका क्या मतलब हुआ? एवरी इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर। अब यहां से ये बात आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि एवरी पैरेलल वेक्टर, एवरी इक्वल वेक्टर every equal vector will be parallel vector, but every parallel vector may be equal vector। ये याद रखना है, ये पूछने वाला है, ये काम देगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गया अच्छे से? आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा, बढ़िया एकदम। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। क्लियर हो गया है? यहां पे एवरी इक्वल वेक्टर विल बी पैरेलल वेक्टर, बट एवरी पैरेलल वेक्टर मे बी इक्वल वेक्टर। नोट हो गया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, ये तीन चीजें तो हो गई। अच्छा, इसी के साथ एंटी पैरेलल में क्या होगा? एंटी पैरेलल में क्या होगा? तो एंटी पैरेलल में कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट कर लीजिए आप, अनइक्वल वेक्टर की तरह। मतलब ये मान लो एंटी पैरेलल है ना, पैरेलल वेक्टर। तो जैसे मान लिया अगर कोई वेक्टर ऐसा है, अब ये वेक्टर कुछ ऐसा है, तो ये वेक्टर ए है और इसी में एक ऐसा वेक्टर कर ले, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, इसी को एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो यहां से भी रिलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। किसका रिलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा? अनइक्वल का। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अनइक्वल को लेके एवरी और पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? पैरेलल वेक्टर हो गया। पैरेलल का जस्ट अपोजिट एंटी कर लिया हमने, निगेटिव वेक्टर कर लिया हमने इक्वल वेक्टर भी देख लिया। ठीक है, अब आता है कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर को ऐसे समझे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माइंड नहीं करना है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। देखिए, अगर मान लिया हमारे पास कोलिनियर वेक्टर है, तो कोलिनियर वेक्टर को हम लोग कैसे समझेंगे? जब कोई वेक्टर एक ही लाइन पे हो। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट भी होता था, ज्योमेट्री में पढ़ते थे, बेसिक ज्योमेट्री में, जब एक ही लाइन पर 3 4 5 6 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन गया तो कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो यहां पे कोलिनियर, जैसे मान लिया एक ए है और ऐसा ही एक पॉइंट ऐसा हो जाती है, एक ही लाइन। ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, यानी कोलिनियर का एंगल थीटा 0 डिग्री भी हो सकती है, कोलिनियर का एंगल थीटा 180 भी हो सकता है। दिस इज द कोलिनियर। एक ही लाइन पे हो दो वेक्टर, या तो सेम डायरेक्शन हो, यानी कोलिनियर वेक्टर मे बी द पैरेलल और एंटी वेक्टर आल्सो। कोलिनियर वेक्टर मे बी द पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो यहां एंटी पैरेलल है, यहां पैरेलल है। ठीक है, अब ऐसे एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट द कोलिनियर, क्योंकि देखो ये पैरेलल है ना, ये वेक्टर, ये दो वेक्टर पैरेलल तो है बट इट्स नॉट कोलिनियर। ये भी दो वेक्टर पैरेलल बट इट्स कोलिनियर।
अंतर समझ में आ गया? इसको कोलिनियर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा? जब कोई वेक्टर, 2 वेक्टर या 3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिखे। केस हम 2 वेक्टर का ले पहले, प्लेन में दिखे, कोप्लेनर। कोप्लेनर, व्हाट डू मीन बाय कोप्लेनर? देखिए, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में दिखना। जैसे मान लिया ये कोई प्लेन है हमारे पास, एक्स और वाई प्लेन है। इस प्लेन में कोई 2 वेक्टर, एक ये एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। किसी भी एक ही प्लेन में दिखना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में आ जाए। कोई दो वेक्टर ऐसा हो जाए जो अपने को एक ही प्लेन में दिखे। निश्चित तौर पे ना, कोई 2 वेक्टर है जो ऐसा करके जोड़ दो, आप देखो एक ही प्लेन में दिखा। कोई एक ही प्लेन कहीं पे भी दिखे, एक्स वाई प्लेन है ना यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है ना। अच्छा, 3 वेक्टर, तो 2 वेक्टर्स, एनी 2 वेक्टर्स मे बी, any 2 vectors must be coplanar, but 3 vectors may be coplanar। हाँ, मे बी। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ही होगा, ऐसा भी नहीं। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लिया हमने ऐसा ले लिया, तो हमने 3 वेक्टर ले लिए। देखो, ये प्लेन में नहीं आया, हमने 3 वेक्टर ले लिया। क्या ये प्लेन में आया? ये नहीं आया प्लेन में, ऐसा है। लेकिन अगर हमने 3 वेक्टर को हमने कुछ ऐसा ले लिया, तो हमको एक ही प्लेन में दिख रहा है। ऐसा ले लिया तो देखो, तो मे बी, बट एनी 2 वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर, बट 3 वेक्टर्स मे बी कोप्लेनर। देखिए माय डियर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही रिलेशंस की आशा है, ये रिलेशन चाहिए आपसे। पढ़ने का मतलब है चीजों को एक बार अपन कनेक्ट करके देखें। कनेक्शन में टाइम लगता है ना, कनेक्शन में टाइम लगता है। क्लियर हो गया बढ़िया से एकदम? तो ये हमारा कोलिनियर हो गया और ये हमारा कोप्लेनर वेक्टर भी हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या आ जाता है हमारे पास? कोप्लेनर भी हो गया। चलिए, को इनिशियल। अच्छा, ऑर्थोगोनल, कोई 2 वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे हो, ये ऑर्थोगोनल भी हो सकता है। एनी 2 वेक्टर्स एट 90 डिग्री। ये मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या हो जाता है? इनिशियल वेक्टर, और को टर्मिनस भी कर लेते हैं, एंड को टर्मिनस, यहां ही समझ में आ जाएगा, यही पे क्लियर हो जाएगा। को टर्मिनस वेक्टर। तो को इनिशियल और को टर्मिनस, अगर मान लो एक ही पॉइंट से सारे वेक्टर निकल रहे हैं, तो ये हो गया को इनिशियल। जैसे वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर सी, तो ये हो गया को इनिशियल। और अगर मान लिया एक ही पॉइंट पे सारे वेक्टर भी मैच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, तो ये हो गया को टर्मिनस वेक्टर। ये हो गया को टर्मिनस वेक्टर। तो एक ही पॉइंट से अगर सब वेक्टर निकल रहे हैं तो कोई नहीं, जरूरी नहीं 3 ही हो, बहुत सारा भी हो सकता है। और एक ही पॉइंट पे सारे वेक्टर मिल रहे हैं, उसको को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया। आगे जाके यही सब पॉइंट बनेगा आपका, जंक्शन पॉइंट, ये सब पॉइंट। क्लियर है? अब बच्चों, ये पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस हो गया है। इसमें 2 अब इंपॉर्टेंट वेक्टर बच गए हैं, 0 वेक्टर और यूनिट वेक्टर। कर लिया नोट? इसको नोट कर लो। हाँ, ठीक है। यहां पे को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनस वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अब काम तुम्हारा बनने वाला है धीरे से, अब हो जाएगा इंपॉर्टेंट। यहां पे बिल्कुल फोकस करके देखो, सारे वेक्टर यहां पे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर क्या होता है? 0 वेक्टर,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। वेक्टर जीरो, यस, जीरो का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, बिगिनिंग में, कि जीरो वेक्टर का मतलब ये आराम से मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन होगा, लेकिन ये डायरेक्शन आर्बिट्री है। ये मजेदार बात है यहाँ, आर्बिट्री, ये जन्म देती है वेक्टर को। तो भैया अभी आप क्लियर करा दें, ये आर्बिट्री है। आर्बिट्री का मतलब होता है फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, सॉरी नॉट फिक्स्ड। आर्बिट्री का मतलब होता है जो फिक्स्ड नहीं है, जो बदलेगा। इसका काम है, वेक्टर में एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, बहुत काम है। तो जीरो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, ये लीजिए है, क्या दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है। सर पता नहीं चल रहा है, कनेक्शन। कनेक्शन की बात करें तो आप इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट लीजिए, इसको देखिए आराम से। ये कोई पोजीशन है, हमारा कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब एक बात आप मेरे को बताओ, मान लो मैंने तीनों डायरेक्शन ले लिया, आराम से ले लो। ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये जीरो है। हमारा कोई पार्टिकल यहां पे लोकेट हो रहा है, तो 0 0 0 लिखोगे आप कोऑर्डिनेट्स इसका। अगर कोई पार्टिकल यहां लोकेट हो रहा है, किसी पार्टिकल क्या का पोजीशन ये है, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पार्टिकल किधर जाएगा, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन तो है बट नॉट फिक्स्ड। दिस इज आर्बिट्री। पोजिशनिंग ऑफ एनी पार्टिकल एट द ओरिजिन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर। क्या लिखा कि पोजिशनिंग ऑफ एनी पार्टिकल एट ओरिजिन। बहुत सही, स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे फिक्स्ड नहीं है। अगर कोई मोशन वन डायरेक्शन हो रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने बोला था वेक्टर को समझना है तो इसका सीधा मतलब है एक डायरेक्शन से आप आगे बढ़ो, दो डायरेक्शन में आओ, प्लेन में आओ, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड, 3D 2D, इसमें आएगा तो वेक्टर का मजा आ जाएगा। वेक्टर वहां पे बहुत कंसल्ट करता है। अब यहां पे तीनों डायरेक्शन में ये पार्टिकल तो कहीं भी जा सकता है, ये तो कहीं भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। कितने आर्बिट्री डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है। जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है माय डियर, ऐसे नहीं काम बनता है। देखो जीरो वेक्टर्स के साथ बहुत काम करना है अपने को। जीरो वेक्टर मतलब ये वेक्टर जिसके साथ भी लग जाएगा ना उसको वेक्टर ही बनाएगा। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, ये वेक्टर किसी के साथ भी लग रहा है ना। कोई पार्टिकल वेलोसिटी में है और वो रेस्ट में है, कोई पार्टिकल को मोशन करना है लेकिन अब फिलहाल वो रेस्ट में। व्हाट डू मीन, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कोई पार्टिकल एक्सेशन करना चाहता है लेकिन अभी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वहां से पार्टिकल किधर एक्सेलेरेट होगा। क्लियर है। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे कि जो हमारा जीरो वेक्टर है ना, देखिए तो जीरो वेक्टर में क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट उसका डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्री है। यानी किसी भी पॉइंट पे हम ये अगर महसूस कर रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जैसे मान लो ये पॉइंट था हमारा और इस पॉइंट पे हमारा मैग्नीट्यूड तो जीरो है बट डायरेक्शन तो पार्टिकल का इधर भी हो सकता है और पार्टिकल का डायरेक्शन इधर भी। So that's why I am using the words here arbitrary in the zero vector. क्लियर हो गया। Now my dear, अब हम लोगों को एक चीज और समझना है कि क्या प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर की। कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसे देखिए यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। क्या प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर की, क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी जीरो वेक्टर की। सबसे पहला बात है कि अगर मान लिया मैंने किसी भी ए नाम का कोई रियल कोई वेक्टर है, अगर हमने उसमें जीरो वेक्टर से ऐड कर दिया
तो हमारा वही मेन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये वही डायरेक्शन ले लेगा जो एक मेन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा कहता है कोई मान लो तुम्हारे पास रियल नंबर लैम्डा है। लैम्डा क्या है? कोई रियल नंबर है। तुमने क्या किया कि उसको जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये रियल नंबर भी जीरो वेक्टर बन जाएगा। यानी एक नंबर जिसको हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी एक वेक्टर बन गया। माय डियर, यहाँ देख सकते हैं, वो भी एक वेक्टर बन गया। लैम्डा क्या है मेरा? एक रियल नंबर है। एक रियल नंबर है। लैम्डा क्या है मेरा? एक रियल नंबर है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आप अगर एक ए वेक्टर है, इसको आपने जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो भी वो एक जीरो वेक्टर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ, हाँ ठीक है, इससे काम आपको इतना चल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर के यूज करने के लिए। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। जीरो वेक्टर आर्बिट्री का मतलब समझ में आ गया। जीरो वेक्टर यानी अच्छा नल वेक्टर इसी को बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। तो ये भी क्लियर है अपने पास। नाउ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जीरो वेक्टर के बाद, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। बहुत काम देता है। क्यों पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर? क्या वर्क है इसका? ध्यान से, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर आ गया वो आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब एक बार ध्यान से सुनिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर का क्या मतलब था? मैग्नीट्यूड जीरो। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड वन। मैग्नीट्यूड यूनिटी। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका वन होना चाहिए। यूनिट वेक्टर इट गिव्स द डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन का आइडेंटिफाई होगा। इट गिव्स द, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन। ये हमको क्या देता है? ये हमको डायरेक्शन देता है। इट गिव्स द डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन जैसे कैसे देगा? मान लीजिए ये है, कोई यहां पे है, अभी इसका जीरो वेक्टर है। मान लो वो इधर चल दिया है, जैसे 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन किधर जाना है? तो मान लिया मैंने ये आई में चला गया। आई रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्स को। जे रिप्रेजेंट करता है किसको? वाई को। और के रिप्रेजेंट किसको करता है? के को। आई जे के, आई जे के, ये भी यूनिट ही वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है? वन। इनका कितना है? वन। इनका कितना? वन। क्या? मैग्नीट्यूड। और इनका सिंबल है कैप। क्या पढ़ते इसको? कैप, या हैट भी बोल दो, अब तो चलेगा काम। इसको कैप बोलते हैं। जब कभी कैप लगता है, इसको क्या बोलते हैं लोग? कैप। जब कभी कैप लगा हुआ हो तो आप समझ लेना कि उसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, या डायरेक्शन की खोज करनी हो तो आप इसका यूज करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन। यानी ये वेक्टर लगने से रियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय उसके डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया। उसमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई, जैसे मान लिया अगर आपने ये सुना है कि वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स वैल्यू विल बिकम व्हाट? 4i मीटर पर सेकेंड। आहा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? समझने की जरूरत है। वेलोसिटी इज द वेक्टर। अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डू यू मीन? इट मीनेट दैट अ वेलोसिटी इज द वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। 4 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। यू इवन नो आई एबल टू आइडेंटिफाई कि in which direction the particle is moving along with that velocity. You are not able to find it.
but with the help, once you mention it, I cap behind this 4. What do you mean? I is the unit vector without any magnitude instead of 1. 1 को छोड़ के कोई और मैग्नीट्यूड है उसका? नहीं. Now the v should equals to what? It indicates that the particle is moving along the x-axis. जैसे I लग गया, along with the 4 meter along the x-axis with 4 meter per second magnitude है, ये indicate करता है. So Ijk is nothing but it keeps the direction of a main vector. यूनिट वेक्टर का काम ही यही है कि मेन वेक्टर को डायरेक्शन दे देना. डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? अगर मान लिया मेरे पास कोई ये यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या आ जाएगा? मेन वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए. देखिए, मोड ऑफ ए का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर. क्या होता है इसका मतलब? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर. और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को हम लोग स्केलर भी बोलते हैं. मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ये दिखाएंगे आगे कैसे निकालते हैं. सो वंस यू फाइंड ए मोड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर, ये क्या देता है? ये डायरेक्शन देता है. फीलिंग आना चाहिए. ये क्या देता है? डायरेक्शन. देखो यहां से मान लिया किसी ने कह दिया कि अपवर्ड बॉल हो रहा है, तो अपवर्ड बॉल हो रहा है तो किधर? अपवर्ड मींस व्हाट? अगर मान लिया मैंने ये देखा कि बॉल की शिफ्टिंग हो गई 2 मीटर जे पे, तो अपने आप समझ में आ रहा है ना 2 मीटर इज व्हाट? दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर एंड जे इज व्हाट? 2 मीटर कहने का मतलब अब क्या हो रहा है? तो स्केलर हो रहा है ना, इट्स नॉट वेक्टर. जैसे आपने इसके अंदर जे लगा दिया, अब कंफर्म हो गया कि ये वेक्टर है, क्योंकि आपने इसको क्या दिया? आपने दिया इसको डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर से हम लोग को क्या रोल मिलेगा? डायरेक्शन. अब यानी यहां नहीं, पूरे फिजिक्स में जहां भी वेक्टर है और उसको डायरेक्शन की जरूरत है, यू कैन पुट इट द यूनिट वेक्टर. तो सबसे इंपॉर्टेंट था ये पूरा. एक और वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैंने बता भी दिया है, मतलब स्केलर कैसे निकालते वो देखेंगे अभी आगे क्लास में. बट यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर की क्लास माय डियर ओवर होती है. हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. हमने ये देखा कि वेक्टर को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर मतलब कि 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है. इक्वल जान गए, अनइक्वल समझ में आ गया. पैरेलल को देखा, एंटी पैरेलल क्लियर हुआ. कोलिनियर, को प्लेनर, को इनिशियल, को टर्मिनस में हमने रिलेशन स्टेबलाइज कर लिया. नाउ हम लोग जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर को फुल लेंथ डेप्थ पे जाके क्लियर कर लिया. सो पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करते रहिएगा, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए. तब तक के लिए नमस्कार. आप लोग के साथ फिर जुड़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक में जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स. सो डू द स्टडी एंड हार्ड द लेबर. गुड लक.